हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है हिस्ट्री एनसीईआरटी जो 6 क्लास के हम लोग चला रहे थे ना, उसका चैप्टर 4 हम लोग पढ़ेंगे। और इस चैप्टर का जो नाम है कि व्हाट बुक्स एंड म्यूजियम्स टेल अस, तो इसमें हम ये समझेंगे किताबें और जो दफनाई हुई चीज़ें हैं उनसे हमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट समझ में आती हैं और क्या हमें इतिहास के बारे में समझ में आता है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है ये हमारा सोशल मीडिया का लिंक है। इसमें जो है आपको सारी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगी टेलीग्राम पे, और यहाँ पे ये इंस्टाग्राम का जो लिंक है ये मैंने दिया हुआ है। इसमें आप जाके जो है कोई अगर क्वेरी हो, कोई मैसेज हो तो आप मेरे को कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो समझते हैं कि इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या है। तो इस चैप्टर में ना हम लोगों को मेनली जो है दो चीज़ें पढ़नी है। तो पहला एक ये हो जाएगा वैदिक पीरियड के बारे में, वैदिक पीरियड में, और दूसरा हो जाएगा हमारे पास मेगालिथिक कल्चर, यानी कि मेगालिथिक के लिए महापाषाणिक संस्कृति। तो इन दोनों को हम बारी बारी से समझेंगे और इसके जो इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में जो भी इफेक्ट होंगे वो हम लोग निकालेंगे और समझेंगे कि क्या चीज़ें चल रही हैं इतिहास में। अब हम अगर वैदिक कल्चर की बात करें तो वेद जो हैं संख्या में 4 हैं। और ये कौन कौन से? ऋग्वेद पहला, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। तो ये जो हैं 4 वेद जो होते हैं इनके बारे में हमने समझ लिया। आप समझते हैं कि ऋग्वेद के बारे में, तो ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद माना जाता है और इसकी रचना जो है, ये कंपोज जो हुआ है वो 3500 ईयर पहले इसकी रचना काल माना जाता है। तो हम अगर टाइम पीरियड को समझें तो यहाँ पे 1500 बीसी के जो आसपास का जो टाइम पीरियड है वो हमें ऋग्वेद का बताया गया है कि इस टाइम पे जो है इसकी रचना हुई होगी। और इसमें जो है करीब 1000 के आसपास जो है सूक्त का वर्णन है। यानी कि सूक्त क्या होते हैं? सूक्त जो मुख्य रूप से अगर बोला जाए तो जो ऋषि मुनियों द्वारा जो मंत्रोच्चारण या ऋषि मुनियों द्वारा जो बोला जाता है, जो वाणी उनकी होती है, उसको सूक्त बोला जाता है। और इन सूक्त में बेसिकली जो है देवी देवताओं की जो है प्रशंसा की जाती है, और ये देवी देवता के प्रशंसा में मंत्रोच्चारण जो किया जाता है उनको जो हम लोग सूक्त की संज्ञा में रख सकते हैं। और इसमें जो है मुख्य रूप से 3 देवी देवताओं का या 3 देवताओं का वर्णन इसमें किया गया है। तो सबसे पहले अग्नि, जो कि आग के देवता माने गए हैं। फिर दूसरे जो हैं इंद्र जिनको जो है युद्ध का देवता माना जाता है। और तीसरे जो हैं सोम जो है मुख्य रूप से अगर माने तो एक प्लांट होता है, एक पौधा होता है, और इससे एक पेय पदार्थ भी हम मान सकते हैं बनता है, जिसको हम सोमरस बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने समझ लिया कि सूक्त के द्वारा जो है देवी देवताओं की प्रशंसा या उनका वर्णन किया जाता है। फिर अगर हम समझें, सूक्त हैं वो बेसिकली जो है ऋषियों द्वारा उनका जो है कंपोज किया जाता है, उनका निर्माण किया जाता है। और ये मुख्य रूप से पुरुषों द्वारा ही किया गया ये कार्य होता है। और कहीं कहीं पे प्रमाण ऐसे मिलते हैं कि यहाँ पे जो है महिलाओं का भी जो है योगदान इसमें इनके निर्माण में मान सकते हैं, या इनको सीखने समझने में इनका मिलता है कहीं कहीं पे। फिर आगे देखते हैं तो ऋग्वेद की जो भाषा है ना वो ओल्ड वैदिक संस्कृत है। अब ये ओल्ड वैदिक संस्कृत क्या है? तो ओल्ड वैदिक संस्कृत मुख्य रूप से जो आज की जो करंट संस्कृत, जो मॉडर्न संस्कृत जो है उससे थोड़ी सी डिफरेंट है, उससे थोड़ी सी कठिन हम मान सकते हैं। तो यहाँ के जो कंटेम्प्रेरी आज की डेट में जो संस्कृत चल रही है वैसी वहाँ पे भाषा नहीं थी, और यहाँ पे जो है थोड़ा सा ओल्ड वैदिक संस्कृत इसको बोला जा रहा है इसीलिए। फिर अगर हम बात करें तो ऋग्वेद जो है ना वो लिखा नहीं है। ऋग्वेद बेसिकली जो है सुना गया है, समझा गया है ना, बोला गया है। तो इस प्रकार से समझते हैं को रिटिन उसके साक्ष्य हमको नहीं मिलते हैं। ये अभी के जो मॉडर्न एरा में, यानी कि 200 साल पहले ही इसका लिखित रूप में जो है वर्णन किया गया है, या लिखित इसके प्रमाण हमको मिलते हैं। तो ये बाद में आके मिला है, इसीलिए जो है हम ऋग्वेद को जो है श्रुति साहित्य में जो है रखते हैं, क्योंकि ये सुनने वाला जो है साहित्य माना गया है, इसमें कोई लिखा नहीं गया है ऋषि मुनियों द्वारा। फिर आगे समझते हैं तो इसमें जो है कैटल, हॉर्स और चैरियट के बारे में, यानी कि चैरियट यानी रथ के बारे में भी जो है कई वर्णन किए गए हैं। तो कई ऐसी जो है प्रार्थनाएं मिलती हैं जिसमें ऋग्वेद में जो है कैटल के बारे में, बच्चों के बारे में, बच्चों में भी मुख्य रूप से जो बेटे के बारे में वर्णन किया गया है, और घोड़े के बारे में भी वर्णन किया गया है। कई ऐसी जो है प्रार्थनाएं हैं। अब अगर घोड़े की बात करें ना, तो घोड़े का जो प्रयोग है मुख्य रूप से जो है चैरियट यानी कि रथों में होता था। और ये रथ जो हैं ये इनका यूज़ जो है बैटल्स में, यानी कि युद्धों में किया जाता था। अब युद्ध क्यों हो रहे हैं वहाँ पे एक चीज़ समझने वाली ये है, तो युद्ध जो है मुख्य रूप से कैटल को कैप्चर करने के लिए, जानवरों के लिए हो रहे हैं, लैंड के लिए हो रहे हैं, पानी के लिए हो रहा है, और लोगों को कैप्चर करने के लिए हो रहा है। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ समझ ली कि जो युद्ध हो रहे हैं कहीं ना कहीं वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से रिलेटेड भी हो सकते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि न्योलिथिक पीरियड के बाद जो है एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था, और हड़प्पा पीरियड तक आते आते ये अच्छे तरीके से फ्लरिश्ड हो गया था। फिर उसके बाद जब आर्यंस आ रहे हैं तो उन्होंने भी जो है एग्रीकल्चर को मेन ऑक्यूपेशन बनाया हुआ है अपना। तो इसीलिए देखो जो सारे युद्ध हैं, कैटल का यूज़ भी हम लोग खेती में करते हैं, लैंड जो है खेती करने के लिए लैंड ज़रूरी है तो हमने लैंड भी देख लिया, और पानी का ज़रूरत भी सिंचाई के लिए होती है खेती में, तो पानी का युद्ध भी हो रहा। कैप्चर जो लोगों को कर रहे हैं तो हो सकता है मजदूर बनाने के लिए जो है उनको कैप्चर किया जा रहा हो।
तो ये देख रहे हैं कि अब यहाँ पे युद्ध जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को लेके होने चालू हो चुके हैं। अब थोड़े थोड़े जो है सोसाइटी इवॉल्व हो रही है। फिर देखते हैं कि ये युद्ध जो हो रहा है ना, तो आज के युद्ध जैसे नहीं है। आज के जो समाज में हम देखते हैं कि देशों की जो है आर्मी होती है, लेकिन वहाँ पे कोई ऐसी रेगुलर आर्मी नहीं हुआ करती थी। बट ऐसे प्रमाण जरूर मिले हैं ऐसे प्लेसेस के जहाँ पे जो है स्ट्रेटजी जो है डिस्कस की जाती थी या आगे की रणनीति बनाई जाती थी इन लोगों के द्वारा युद्ध की जो है। तो एक रेगुलर आर्मी यहाँ नहीं होती थी। अब यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे दी है इस बुक में कि जो लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए कौन से शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे जो है दो ग्रुप बताए गए हैं। पहला एक प्रीस्ट जिनको ब्राह्मण्स बोला जाता है, और ये बेसिकली जो है कर्मकांड यानी कि जो रिचुअल्स जो फॉलो करते थे वहाँ पे पूजा पाठ है ना, इस तरीके के जो कार्यक्रम होते थे उनको जो है जो प्रीस्ट करते थे। और दूसरा जो है राजा का यहाँ वर्णन किया गया है। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली ये है कि जो राजा जो यहाँ पे शब्द दिया गया है ना, ये आज जो हमने आगे जाके जो राजा पढ़े हैं वैसे राजा नहीं है, क्योंकि ये ना इनके कोई कैपिटल हुआ करती थी उस टाइम पे, ना इनकी कोई आर्मी हुआ करती थी, ना इनके कोई बड़े बड़े किले या महल हुआ करते थे, और ये कोई टैक्स कलेक्शन भी नहीं करते थे। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अभी तक इस टाइम तक आते आते किंगडम का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। क्योंकि जब तक किंगडम का डेवलपमेंट नहीं होगा ना, तब तक इस तरीके के आर्मीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अपने क्षेत्र को बचाने के लिए ही तो आर्मी की ज़रूरत पड़ेगी और उसके दूसरे को कैप्चर करने के लिए आर्मी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से अभी किंगडम नहीं बना है। जब हम 16 महाजनपदास पढ़ेंगे तो वहाँ से जो है किंगडम डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा और छोटे छोटे जो है राज्य जो है निकल के आ जाएंगे। तो इसलिए जो है अभी तक जो है यहाँ पे कोई परमानेंट आर्मी यहाँ पे इस्टेब्लिश नहीं की जा चुकी है। और जो बेटा है वो ऑटोमेटिकली जो है राजा नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है राजा का बेटा राजा नहीं बनता है। जो राजा वही बनता है जो हकदार होता है। तो जब किंगडम ही नहीं है तो फिर वो क्लेम कैसे करेगा कि मुझे इस किंगडम का उत्तराधिकारी बनना है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है समूह को डिस्क्राइब करने के लिए या फिर एक कम्युनिटी को डिस्क्राइब करने के लिए भी यहाँ पे जो है वो शब्दों का वर्णन किया गया है। तो एक प्रकार से देखें कि सबसे पहले जो है जन का जो है वर्णन किया गया है। जन जो है बेसिकली जो है आज भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं हिंदी भाषा में, सामान्य भाषा का जो है ये हमारे पार्ट बन चुका है जन शब्द। फिर दूसरा यहाँ पे जो शब्द बताया गया है वो बताया गया है विश्व। तो जो हम समझते हैं कि जो वैश्य शब्द जो है ना वो विश्व से ही निकल के आया है। जो 4 वर्ण जो बताए गए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जो व्यापारी वर्ग जो होता था, तो वो जो निकल के आया है वैश्य शब्द वो विश्व से ही निकल के आया है। बाकी इसको और थोड़ा सा आगे समझेंगे किस तरीके से चीज़ें बड़ी हैं, बट यहाँ पे इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको। फिर एक और कॉन्सेप्ट जो निकल के आ रहा है वो आर्य और दास और दस्यु का निकल के आ रहा है। अब ये क्या है? तो आर्य बेसिकली वो लोग होते थे जो इन सूक्तों का निर्माण करते थे और अपने आप को आर्य बोलते थे, और इनके जो अपोनेंट जो होते थे उनको जो है दास या दस्यु बोला जाता था। तो एक प्रकार से हम देख सकते हैं थोड़ा सा जो है ये क्लास डिवीजन का भी एक यहाँ पे जो है शब्दावली निकल के आ रही है, क्योंकि आर्य अपने आप को सुपीरियर समझ रहे हैं, हो सकता है ये ऊंची जाति को अपना मानते हो, और दस्यु या दास जो हैं वो उनको निम्न जाति का मान रहे हैं और या फिर उनको एक लोअर कास्ट का मानते होंगे। फिर यही जो दास शब्द है ना, जिनको इसका महिलाओं के लिए इसको दासी शब्द का यूज़ किया गया, ये जो है स्लेव में कन्वर्ट हो जाता है। और हम आगे जाके देखेंगे कि स्लेव का जो है बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है हमारे कल्चर में या फिर हमारी सोसाइटी में, क्योंकि किस तरीके से स्लेव के लिए जो है बैटल लड़े जाएंगे। और स्लेव का यूज़ जो है अगर हम फ्यूडलिज्म देखें तो वहाँ पे भी जो है बंधुआ मजदूरी, इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं, तो ये स्लेव से ही निकल के आते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने वैदिक पीरियड के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ ली हैं। अब हम थोड़ा समझते हैं कि जो इसमें चैप्टर में दिया हुआ है मेगालिथ कल्चर के बारे में। तो देखो मेगालिथ कल्चर बेसिकली जिसको हिंदी में हम लोग महापाषाण संस्कृति कहते हैं, और जैसा कि नाम से भी समझ में आ रहा है कि महा मतलब कि बड़ा और पाषाण यानी कि पत्थर। तो बेसिकली मेगा जो है मेगालिथ जो है बेसिकली 2 ग्रीक वर्ड हैं, मेगास और लिथोस। तो मेगास का मतलब बिग या लार्ज हो जाएगा और लिथोस का मतलब स्टोन हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ लो कि मेगालिथ कल्चर होता क्या था। तो मेगालिथ कल्चर बेसिकली ये लोग अपने सगे संबंधियों को दफनाते थे। तो दफनाने की प्रक्रिया में जो है इनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का ये यूज़ करते थे, ठीक है ना, ताकि उनके जो ब्यूरियल्स हैं या उनको जो दफनाया गया है उनके ऊपर उनको जो है कोई हार्म ना पहुँचे और उनके जो ब्यूरियल्स जो हैं सेफ़ रहें। तो इसलिए जो बड़े बड़े पत्थरों का जो है इस्तेमाल किया जा रहा था। तो इसीलिए जो है इस तरीके के जो कॉमन कल्चर है, यहाँ पे ये देखो फोटो, ये जो है इस तरीके से जो है यूज़ करते थे। और बाकी और भी तरीके होते थे, कई तरीके के जो हैं इसमें कल्चर डेवलप हुए हैं कि एक डॉलमेन ताबूत कल्चर यहाँ पे बन के आया था, तो फिर जो है संगोरा, तो कई तरीके के यहाँ पे कल्चर निकल के आए। तो बेसिकली जो कॉमन कल्चर थे जो इस तरीके की एक्टिविटीज़ कर रहे थे अपने जो व्यूजल्स को सेव करने के लिए, तो वहाँ पे जो है बड़े बड़े पत्थरों का यूज़ किया जा रहा था। तो एक कॉमन संस्कृति बन गई जिसको हमने महापाषाणी किया कि मेगालिथिक कल्चर बोला गया।
तो ये जो प्रैक्टिसेस जो निकल के सामने आई हैं, ये बेसिकली जो है 3000 साल पहले की बातें हैं, यानी कि 1500 BC के से जो है 1000 BC के आसपास का जो टाइम पीरियड है वो हमने मेगालिथ कल्चर का माना है, यानी कि इतिहासकारों ने इसका वर्णन जो है 1500 BC के आसपास करा है। और ये बेसिकली डेक्कन यानी कि साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट में देखते हैं, और यहाँ की कश्मीर में भी कुछ हमें इस तरीके का कल्चर निकल के आते हैं। तो जोग्राफिकल अगर हम इसका लोकेशन देखते हैं तो हमें यहाँ पे हम लोगों को इस चीज़ के बारे में प्रमाण मिलते हैं। फिर देखते हैं कि इसमें ना इन जो व्यूरियल्स में जो मिले हैं तो वो उसमें कुछ कॉमन फीचर्स भी निकल के आए। अब वो क्या क्या निकल के आते हैं, तो यहाँ पे जो है जो डेड बॉडीज़ जो दफनाई गई हैं वो कई तरीके से जिसके पास बर्तन मिले हैं, जिनको जो है ब्लैक और रेड मृदभांड जिसको बोला जाता है, तो इस तरीके के यहाँ पे चीज़ें मिली हैं जब खुदाई की गई थी तो। और यहाँ पे जो है वेपन्स मिले हैं, टूल्स मिले हैं आयरन के, और स्केलेटन्स के साथ साथ जो है हॉर्स के जो स्केलेटन भी यहाँ पे मिल रहे हैं, यानी घोड़े के प्रमाण भी यहाँ पे मिले, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है ऑर्नामेंट यानी कि आभूषण भी यहाँ पे मिल रहे हैं। फिर उसके बाद गोल्ड के आभूषण और सोने के बने हुए, ये दोनों आभूषण हमें मिल रहे हैं। तो इससे हम क्या समझते हैं, थोड़ा सा अगर हम इतिहास की दृष्टि में समझें तो हम ये समझ सकते हैं कि हो सकता है ये भी ये मानते हो कि मरने के बाद या मृत्यु के बाद भी एक जीवन होता होगा। तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, क्योंकि घोड़े का जो प्रमाण है, ये सब चीज़ें क्या दिखा रही हैं, कहीं ना कहीं वो ये इस बात पे बिलीव करते थे कि मरने के बाद व्यक्ति को कोई समस्या ना आए, तो इसलिए इन चीज़ों के जो है साक्ष्य हमको उनके साथ मिले हैं। फिर अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रह्मगिरी की बात करें, एक साइट यहाँ पे इसमें दी हुई है बुक में, तो ब्रह्मगिरी की अगर हम बात करें तो इसमें एक जो व्यूरियल मिला है उसमें उसके साथ जो है कई सारे जो है मनके मिले हैं सोने के, और 2 जो है पत्थर के मनके मिले हैं, फिर जो कॉपर की जो है चूड़ियाँ मिली हैं। और वहीं अगर हम एक और दूसरे अगर ब्यूरियल की बात करते हैं तो वहाँ पे जो है इस तरीके से केवल कुछ ही जो है वहाँ पे बर्तन रखे गए हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम एक चीज़ समझ सकते हैं कि एक तरफ एक ब्यूरियल में खूब सारा सामान मिल रहा है, यानी कि बहुत धन दौलत वहाँ पे उस पर रखी हुई है, बट वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इस तरीके के कोई भी चीज़ नहीं मिली है, थोड़े बहुत चीज़ें सामान जो बेसिक चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हो सकता है कि सामाजिक जो है असमानता का भी यहाँ पे प्रमाण मिल रहा है, कि हो सकता है इस टाइम पीरियड में जो है या इस समय जो है थोड़ा सा सामाजिक असमानता भी रहती हो, कि एक वर्ग अमीर होता होगा और एक वर्ग जो है निम्न वर्ग जो कि जिसका पैसा नहीं होता होगा। तो हो सकता है ये जो दूसरी वाली जो ब्यूरियल मिला है वो किसी ऐसे ही वर्ग का होता होगा। तो यहाँ पे सामाजिक असमानता का भी हम लोगों को एक प्रमाण मिलता है। तो इस तरीके के स्टेटमेंट अगर बनते हैं तो आप याद रखिएगा कि हो सकता है वो स्टेटमेंट दे सकता है कि वहाँ पे सामाजिक असमानता नहीं थी मेगालिथिक कल्चर में, तो ये चीज़ भी बन सकती है। तो हर चीज़ के लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा कि जिस तरीके से पेपर सेट हो रहा है तो यहाँ पे हम लोगों को ये इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आती है। और यहाँ पे एक चीज़ और समझ में आई, तो कई जो ब्यूरियल्स मिले हैं वहाँ पे एक के साथ जो है कई सारे स्केलेटन हमको मिले हैं। तो हो सकता है वो एक ही परिवार के हों, है ना, या फिर हो सकता है कोई ऐसे राजवंश वहाँ पे चलता हो जो जिनके ही परिवार के जो लोग हैं या वंशज जो हैं वो ख़त्म हुए हों, तो उनको एक साथ दफना दिया गया हो। फिर एक इंपॉर्टेंट जो साइट है बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट, इनाम गाँव, तो बेसिकली ये महाराष्ट्र में पड़ती है, यहाँ पे जिसकी लोकेशन दी हुई है। ये जो है जो भीमा नदी जो है उसकी ट्रिब्यूटरी है घोट नदी, ठीक है ना, उसके आसपास का जो क्षेत्र है। और यहाँ पे जो है वयस्क लोगों के जो है ब्यूरियल्स हमको मिले हैं। और इसके साथ साथ जो है ये जो इनकी जो अगर हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करें जो यहाँ पे जो चीज़ें मिली हैं, तो ये एक स्ट्रेट सीधे अवस्था में है, और इनका जो सर जो है नॉर्थ डायरेक्शन में दिया गया है। स्टेटमेंट में साउथ कर सकता है या ईस्ट कर देगा, तो आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा इनका जो सर जो है बेसिकली नॉर्थ डायरेक्शन में किया गया हुआ है। और समटाइम जो है यहाँ पे जो है घरों के भीतर भी जो है कई बार हमने देखा है कि इस तरीके के ब्यूरियल्स को जो है दफनाया गया है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है कि कई तरीके के जो बर्तन मिले हैं जिसमें जो है खाना रखा गया है, और इसमें जो है पुरातत्वविदों को जो है बेसिकली गेहूँ, चावल, जौ, दाल, बाजरा और फलों के भी कई प्रकार से आंवला, जामुन, खजूर, इस तरीके के प्रमाण भी हम लोगों को मिल रहे हैं। तो बेसिकली यही चीज़ें बेसिक जो रिक्वायरमेंट जो हैं मनुष्य की, वो सारी चीज़ें हमको यहाँ पे मिली हैं। तो इनाम गाँव में ये सब चीज़ें हैं, तो ये याद रखिएगा कि इनाम गाँव जो है महाराष्ट्र में पड़ता है। तो बाकी इस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट था मैंने आपको सारा समझा दिया है, और कोई भी अगर क्वेरी हो या कोई भी मैसेज हो तो आप मेरे को कर सकते हैं। टेलीग्राम पे इसकी PDF मिल जाएगी आपको, इंस्टाग्राम पे आपको इस मैसेज कर सकते हैं। तो बाकी इस वीडियो में यही सब था, इतना ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको आप नोट डाउन कर लेना और नोट्स बना लेना ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा बार करो, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग जो चीज़ें हैं मैं ये मान रहा हूँ, लेकिन अगर आप रिवीजन बार बार करेंगे तो इसको आप समझने में थोड़ा आसानी मिलेगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट जो है चैप्टर 5 हम इसको करेंगे हिस्ट्री NCERT का, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।